की शादी पूर्वी के साथ तय हुई थी। दहेज की बात तय हुई थी। 40 लाख रुपए पूर्वी के पिता दहेज देने वाले थे और बहुत बड़े धूमधाम से ये शादी होने वाली थी। लेकिन शादी तय होने के बाद लड़के लड़की के बीच मिलना मिलाना शुरू होता है, फोन पर बातचीत शुरू होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लड़की के पिता श्रीधर पटेल रमाकांत पटेल को बताते हैं कि जिस जमीन को बेचकर वो 40 लाख देने वाले थे, उस जमीन का फैसला ही नहीं हो पाया। वो मामला कोर्ट में है। उन्हें लगा था कि फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। फैसला दिसंबर में टल गया, तो इसीलिए वो शादी कर ले और 40 लाख रुपए वो दिसंबर में कोर्ट का फैसला आएगा, वो अपना प्लॉट बेचेंगे, जमीन बेचेंगे और 40 लाख इन्हें दे देंगे। लेकिन रमाकांत पटेल मानने को तैयार नहीं। लड़का ये बात जानने के बाद अपने बाप से झगड़ा कर बैठता है कि मुझे शादी करनी है तो वही करनी है। बाप मानने को तैयार नहीं है। 8 दिन 10 दिन गुजरते हैं और उसके बाद राजीव नाम का वो लड़का गायब हो जाता है। क्या थी इस मामले की सच्चाई? मैं हूं पारस जायसवाल, लेखक। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी ही लिखी वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेगी। तो अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पहले गरीब का जाल एपिसोड, उसके बाद ये देखिए। तो शुरू करते हैं ये कहानी। राजीव के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, कोई क्लू नहीं है। उसके दोस्तों से, दूसरे लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। और इसी बीच जब दरोगा सत्यनारायण सिंह इस बात का जिक्र अपने एसपी से कहते थे, एसपी हैरान हो जाते हैं कि 3 महीने पहले ही वो जौनपुर से ट्रांसफर होकर बनारस आए हैं। अब ये कहानी सुनने के बाद एसपी हैरान होकर कहते हैं कि ठीक यही कहानी मैंने 1 साल पहले सुनी थी और ये घटना हुई थी जौनपुर के मछली शहर में। अब एसपी तुरंत मछली शहर फोन करते हैं और वहां से वो पूरा केस निकलवाते हैं। पूरा केस निकलवाने के बाद वहां जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम था सुरेश। उसके पिता थे चंद्रकांत। चंद्रकांत को फोन करके बुलाता है। चंद्रकांत एसपी के ऑफिस पहुंचते हैं, वहां सत्यनारायण सिंह भी है और चंद्रकांत बताते हैं कि बड़ी अजीब बात थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छे पोस्ट पर है बैंक में कैशियर है वो, और इसी वजह से जब शादी तय हो रही थी तो लड़की अच्छी थी, मासूम थी, हमने शादी तय कर दी। 30 लाख रुपए लड़की के पिता देने वाले थे, इसी बात पर रिश्ता तय हुआ था। लेकिन शादी के ठीक 1 महीने पहले उन्होंने बताया कि उनकी जमीन जो बेच के वो मुझे 30 लाख देने वाले थे, उस जमीन का कोर्ट से फैसला आ रहा था, फैसला ही नहीं आया। अब कोर्ट से फैसला नहीं आया तो वो जमीन बेच ही नहीं सकते। तो उन्होंने मना कर दिया मुझे कि आप ऐसे ही शादी कर लीजिए, कोर्ट का फैसला आएगा तो मैं जमीन बेच के 30 लाख दे दूंगा। मैं भी जोश में था, मैंने मना कर दिया कि नहीं, जब तक आप 30 लाख पहुंचाएंगे नहीं, देंगे नहीं, तब तक ये शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे भी तो शादी में 20-30 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च होने। इस बात को लेकर मेरे और मेरे बेटे सुरेश के बीच झगड़ा तक हुआ, क्योंकि सुरेश मनी मनोरकी को चाहने लगा था। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो उस लड़की से मिलता था, उसे लेकर घूमने भी जाता था, दोनों एक दूसरे से मिलते थे, रात को दोनों बात किया करते थे, मोबाइल पे चैटिंग किया करते थे। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना पागल हो चुका है उस लड़की के पीछे। और जब मैंने शादी से मना किया तो मेरा लड़का मुझ पर ही भड़क गया, कहने लगा कि मैं जान दे दूंगा, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। 10 तरह की बातें वो कह रहा था। पहले बेटा तो बहुत मायूस रहने लगा था, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन गुजरते अचानक एक दिन वो घर ही नहीं लौटा। मैंने पता करने की कोशिश की, कहीं पता नहीं लगा उसका। मैंने उसके दोस्तों को यहाँ वहां सब जगह पता किया। अब एक दोस्त ने कहा कि वो कह रहा था कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तो शायद वो दिल्ली गया। सुरेश के पिता ये तो घबराए हुए हैं और बताते हैं कि साहब, मेरे बेटे के अकाउंट में 3-4 लाख रुपए रखे हुए थे, तो वो ईएमआई में कट रहे थे। 10 महीने तक ईएमआई में पैसे कटते रहे, क्योंकि उसने 30 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया था। हमें पता ही नहीं था कि वो उसने 30 लाख रुपए बैंक से कब कर्ज लिया। उसने बैंक से कर्ज उठा लिया था और कर्ज उठाने के बाद उसके बैंक में जो 3 लाख रुपए थे उसी में ईएमआई कट रहे थे, तो हमको तो पता ही नहीं चला। लेकिन जब उसके बैंक में पैसा नहीं रहा और ईएमआई बाउंस होने लगा, 2 ईएमआई बाउंस हुआ, उसके बाद हमारे घर पे ये देखिए बैंक का लेटर आया है मेरे बेटे के नाम का, ये आपने जो 30 लाख रुपए उसका ईएमआई बाउंस हो रहा है, तुरंत अगर नहीं भरेंगे तो तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये देखिए नोटिस बैंक का। अब एसपी सुनकर हैरान होते हैं और उन्हीं की कहानी याद आती है कि 30 लाख रुपए की वजह से शादी टूटी थी, जिसकी वजह से सुरेश घर छोड़ के भागा था। अब एसपी दरोगा से कहते हैं कि तुम तुरंत आसपास के बैंकों में पता करो, रिकॉर्ड करवाओ कि क्या
राजीव कुमार ने, रेलवे में इंजीनियर था वो, उसे लोन तो आसानी से मिल सकता है, तो क्या कहीं से उसने 40 लाख रुपए लोन तो नहीं लिए? और दरोगा सत्यनारायण सिंह जाके जब बैंकों में पता करते हैं तो सचमुच एक प्राइवेट बैंक से उसने 40 लाख रुपए लोन लिए लड़के ने। अब एसपी और दरोगा सत्यनारायण सिंह की बात होती है और एसपी कहते हैं कि तुरंत जाकर दोनों को उठाओ, उस लड़की को, उसके बाप को, दोनों को उठा कर लाओ। और दरोगा सत्यनारायण सिंह खुद ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सचमुच श्रीधर पटेल पूरे घर का सामान पैक कर चुके हैं, सामने गाड़ी खड़ी है और गाड़ी में सारा सामान डाला जा रहा है, वो शिफ्ट होने वाले हैं। दरोगा सत्यनारायण सिंह वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं, घर बेच दिया क्या? और वहां एक पड़ोसी बताता है नहीं साहब, घर बेचना क्या है, ये तो किराए पर रहने आए थे, 6 महीने पहले ही तो आए हैं, 5 महीने हुआ इनको सिर्फ आए थे। और वहां दरोगा सत्यनारायण उन तीनों को कहते हैं पहले आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए। श्रीधर पटेल पूरी तरह भड़कते हैं, मुझे क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, मैंने क्या किया, मैं अपनी बेटियों के साथ हूँ, अपनी बेटियों की शादी के लिए मैं वहां पे बात किया था, मैंने कोई चोरी की है, मेरी बेटी को एक तो बदनाम कर दिया कि मुझे जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन दरोगा सत्यनारायण कुछ भी नहीं सुनते, तीनों को उठाकर लेकर आते हैं। अब पुलिस स्टेशन लाने के बाद एसपी के सामने लाया जाता है और वहां वो जो सुरेश के पिता आए हुए थे वो उन दोनों को देखकर चौंक उठते हैं, बोले अरे तुम, वो बताते ही नहीं कि यही तो थे लड़की के पिता, यही तो लड़की थी जिसके साथ मेरे बेटे की शादी तय हुई। और वहीं रमाकांत पटेल कहते हैं कि हाँ, इन्होंने अपनी इसी बेटी की शादी मेरे बेटे राजीव के साथ तय की थी जो 40 लाख मुझे देने वाले थे। सुरेश के पिता कहते हैं मुझे 30 लाख देने वाले थे और 30 लाख दे नहीं पाए और उसके बाद मेरा बेटा गायब हो गया, उसके बाद ये भी एरिया छोड़कर कहां चले गए। अब एसपी समझ जाते हैं, सारी कहानी समझ जाते हैं। एसपी उठकर खुद उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अब अपनी मुंह से बता पूरी कहानी, सच क्या है, कहां है वो दोनों लड़के, क्या क्या हुआ था। अब जो सच श्रीधर पटेल बताता है वो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते। श्रीधर पटेल एक अपराधी और 420 किलो का इंसान है जो लोगों को लूटने के नए नए तरीके ढूंढता है और इस बार उसने एक खूबसूरत तरीका ढूंढा। पूर्वी नाम की एक लड़की को, पूर्वी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, पूर्वी नाम की एक और लड़की को अपनी बेटी बनाया, एक और छोटी लड़की को बेटी बनाया ताकि परिवार भरा हुआ लगे कि हाँ 2 बेटियां हैं, एक बाप है। और वो मछली शहर पहुंच गया रहने के लिए। पूरा प्लान बना के चल रहा था उसने। उसका प्लान ही ये होता था, कोई ऐसी पार्टी ढूंढता था जो पैसे वाली पार्टी हो। लड़के के बारे में पहले पता लगा लेता था कि ये लड़का अगर बैंक से 30-40 लाख का लोन लेना चाहे तो क्या इसे लोन मिल सकता है। ये सारी बातें पता लगाने के बाद वो लड़के के घर वालों के पास मिलने पहुंचता था, रिश्ता तय कर। खूबसूरत लड़की को अपनी बेटी बनाई थी इसने, तो लोग झांसे में आ ही जाते थे। और जब दहेज की बात होती थी तो ये खुद ही कह देता था, इसने कह दिया सुरेश के पिता से कि हमें 30 लाख रुपए दहेज में दूंगा। उसके बाद शादी में 4 महीने का देर, जानबूझ की शादी में 3-4 महीने का देरी कर दिया करता था, आगे का तारीख रखवाता था। और उसके बाद लड़की और लड़के एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोनों के बीच बातचीत, रात रात को चैटिंग, ये सब कुछ चल रहा है। फाइनली लड़की लड़के एक दूसरे से मिलते थे। अब लड़का लड़की को बाहों में भर लिया, कुछ भी बोले कर दिया, कभी हाथ लगा दिया, कुछ भी कर दिया। तो लड़की बाद में रोके और मैसेज करना शुरू करती थी कि तुमने मुझे मोलेस्ट किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया, तो मैंने हाथ कैसे लगाया, तुमने जो किया है उसके लिए मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, अगर शादी नहीं हुई तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा एक की 10 बातें। लड़का डर जाता था। अब ये बातें बाद में लड़के को डराने का बात कि जब लड़की का बाप, अब उसका अगला स्टेप होता था, ये लड़की के बाप यानी श्रीधर पटेल का अगला स्टेप ये होता था कि वो महीना 1.5 महीना बीतते ही तुरंत फोन करके बताता था कि जिस जमीन को, जिस प्लॉट को बेचकर मैं आप दहेज का पैसा देने वाला था, उस प्लॉट का फैसला ही टल गया। अब फैसला 3 महीने बाद आएगा, तो आप पैसा बाद में ले लीजिएगा, अभी शादी कर लीजिएगा। उसको मालूम होता था कि लड़के का बाप नहीं मानेगा और वो बनाने के मूड में भी नहीं रहता था। लड़के का बाप नहीं मानेगा। उसके बाद अब लड़की अपने आत्महत्या का नाटक शुरू करती थी। लड़के को इस तरह मजबूर कर दिया जाता था कि लड़का घर में ही अपने बाप से ही झगड़ा करना शुरू कर दे। और उसके बाद लड़के को बुलाकर श्रीधर पटेल समझाते थे कि बेटा, अगर सचमुच तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो एक रास्ता है, तुम बैंक से 30 लाख रुपए लोन क्यों नहीं ले लेते? 30 लाख रुपए लोन लेके अपने पिता को ले जाके दे दो, बता दो कि मैंने दिया है।
वो शादी के लिए हाँ कर देंगे और जब शादी हो जाएगी तो मैं फैसला आते ही, कोर्ट का फैसला आते ही जमीन बेच के 30 लाख रुपए तुमको दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना, उनको पता ही नहीं लगेगा। 2 महीने 3 महीने की तो बात है। सारे ब्याज के पैसे भी मैं दे दूंगा, जो बैंक का ब्याज होगा। अब लड़का सुरेश सोच में पड़ जाता है, उसे लगता है आइडिया तो ठीक है, और पैसा तो आखिर मैं बैंक से पैसा निकालूंगा, पैसा तो मेरे ही घर जा रहा है, मेरे पापा के पास। तो अब सुरेश बैंक में अप्लाई करता है, खुद ही कैशियर ही था वो, तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, 30 लाख रुपए उसे लोन मिल जाते हैं। अब क्या क्या चक्कर चला के वो 30 लाख रुपए लोन उठा लेता है। लोन उठाने के बाद बैंक से बकायदा कैश निकलवाया जाता है और वो कैश उसको देता है श्रीधर पटेल को कि आप, मैं घर पे आपके पैसे लेकर आ रहा हूं, आपको पैसे ले जाके अपने हाथ से पापा को दे दीजिएगा। तो 30 लाख रुपए लेकर रात को पूछता है सुरेश श्रीधर पटेल के घर, और श्रीधर पटेल पूछता है कि किसी को बताकर तो नहीं आए हो ना कि 30 लाख लेकर मेरे पास आ रहे हो? सुरेश कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। और वहीं खाने में जहर देकर सुरेश को मार दिया जाता है। सुरेश को मारने के बाद वहीं बाहर आंगन में गड्ढा करके उसकी लाश दफन कर दी गई। और सुरेश के पिता ने सोचा कि मेरे साथ झगड़ा हुआ था इसीलिए बेटा गायब हो गया। उधर श्रीधर पटेल ने भी धमकाना शुरू किया कि मेरा नाम पुलिस में नहीं आना चाहिए, वरना मैं पॉक्सो एक्ट लगवाऊंगा तुम्हारे बेटे के ऊपर। मेरी बेटी तो अभी नादान है, अब नाबालिग है, 18 साल की पूरी भी नहीं हुई। तो इस डर के मारे वो, इसी डर की वजह से वो पुलिस के सामने उनका नाम ले रहे थे। सेम कहानी दोबारा दोहराई उसने। श्रीधर पटेल अब मछली शहर की जगह छोड़ के सीधे बनारस के अलईपुर के पास कमरा किराए पर लिया और यहाँ रहने आ गया। यहाँ वो अपनी दोनों बेटियों के साथ रहता रहा और पता लगाता रहा कि यहाँ बड़े पैसे वाले लोग कौन हैं जिनका बेटा भी काबिल हो। और आखिर उन्हें मिला राजीव कुमार पटेल, जिसके पिता रमाकांत पटेल तमाम कटरा के दुकानों के मालिक थे, पैसे वैसे भरपूर थे, सब कुछ था। उसने सोचा अब इन्हें अपना शिकार बनाऊंगा, और सब कुछ उसने शिकार बनाया। आके रिश्ता तय किया, 40 लाख की बात की, ये सब कुछ किया। फाइनली राजीव कुमार को भी इतना मजबूर कर दिया कि राजीव दिव्या पूर्वी खुद फोन करके राजीव को मिलने के लिए बुलाई और बोली कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब एक ही रास्ता है तुम्हारे सामने कि पापा दिसंबर के बाद तो तुम्हें 40 लाख दे ही देंगे तुम्हारे पापा को, तो अभी शादी हो जाए इसके लिए तुम 40 लाख बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? रेलवे में कर्मचारी हो तुम, सरकारी एम्प्लॉय हो, आराम से तुम्हें लोन मिल जाएगा। मेरी एक सहेली ने बताया कि ऐसा कर सकते हो, 40 लाख लोन लेके तुम अपने पिता को दे दो, शादी के लिए राजी हो जाएंगे। नवंबर में हमारी शादी हो जाएगी और दिसंबर में मेरे पापा वो जमीन बेच ही देंगे कोर्ट का फैसला आने के बाद। अब राजीव को लगा कि सचमुच ये आइडिया ठीक है अपना प्यार बचाने के लिए। उसने भी तमाम तैयारियां की और 40 लाख रुपए उठाया, श्रीधर को दिया कि आप ले जाकर मेरे पिता को दे दीजिए, कह दिए बंदोबस्त हो गया है। श्रीधर कहता वाह बेटा, दामाद हो तो तुम्हारे जैसा, सचमुच तुम मेरी बेटी से दिल से प्यार करते हो, वरना इतना कोई करता है? हाँ रुको, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिश बनवाता हूँ, खाना खा के जाना। और राजीव रुकता है। रात को उसी तरह राजीव को खाने में जहर देकर राजीव को भी मार डालते हैं और रात को उसी तरह ले जाकर उसकी लाश गड्ढा खोद के और उसमें दफन कर देते, किसी को पता नहीं है। और उसके बाद अब 40 लाख उनके हाथ में आ चुके थे। हाँ तुरंत अगर वो लोग गायब होते तो शायद लड़के के पिता मतलब रमाकांत पटेल को शक हो सकता था, इसीलिए वो तुरंत गायब नहीं हुए, बल्कि मामले को आकर रमाकांत पटेल को समझाते रहे कि मेरी बेटी हमारे पास है, तुम लोगों की वजह से मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, बदनामी की वजह से उस मोहल्ले में मैं नहीं रह सकता, मेरा नाम अगर मेरी बेटी का नाम पुलिस के सामने लिए तो पॉक्सो एक्ट पे फंसाऊंगा। सारी भूमिका वो बना रहे थे ताकि रमाकांत पटेल को उन पर शक ना हो और पुलिस के सामने उनकी बेटी और उनका नाम आए ही नहीं। और ये बात कभी खुलती भी नहीं। अगर एसपी के सामने ये बात नहीं आती, दरोगा सत्यनारायण सिंह एसपी के सामने अपनी ये बात ये केस नहीं बताते और एसपी को ये बात याद नहीं आती कि ऐसी ही एक घटना मछली शहर में होती, तो ये मामला कभी नहीं खुलता। मामला खुला एसपी की वजह से, क्योंकि वो जौनपुर में ये केस देख चुके थे और वही केस बनारस में जब सामने आया तो उन्हें शक हुआ। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूं पारस जायसवाल, लेखक। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी लिखी वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।